बड़ी पुरानी कहावत है कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। और उत्तर प्रदेश में हाथी का मतलब है मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में हिंदी पट्टी की एक खासियत है, ये हारे हुए घोड़ों पर दाव नहीं लगाती। और इस समय इंडी गठजोड़ हो या भगवा खेमा, दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि भाई बहन जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रासंगिक नहीं है और उनका वोट तो भाई हमारे पास ही आएगा। क्या वाकई उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे बहन जी आज प्रासंगिक नहीं है, या उनकी प्रासंगिकता इतनी है कि इस चुनाव का परिणाम कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बहन जी भी तय करने वाली है? आज बात इसी पर। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसट पर। अगर मैं उत्तर प्रदेश में अभी ताज़ा हुए सबसे जो नज़दीकी चुनाव है 2022 उसकी बात करूं तो ये चुनाव बसपा के लिए बुरे सपने जैसा था। बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा, और इस ठप्पे के साथ अपना पूरा का पूरा नॉन जाटा कैडर और पुराने साथी गंवा चुकी बहन जी, उनके सजाती वोटर के अलावा लगभग सारा वोट उनके पास से खिसक गया। खास तौर पर बहन जी को वोट करने वाला मुस्लिम वोट। और 2022 में इसका परिणाम ये हुआ कि सीधे बहन जी के वोट में 9.35% की गिरावट आ गई। कांग्रेस का भी लगभग यही हाल हुआ, उनका वोट बैंक तो लगभग पूरी तरह से समाप्ति हो गया उत्तर प्रदेश में। अब ये जो वोट खिसका था बहन जी और कांग्रेस के पास, ये वोट 2022 विधानसभा में गया कहाँ? तो जो बसपा से वोट खिसका वो 2 हिस्सों में बटा। एक हिस्सा भाजपा के साथ गया और दूसरा हिस्सा समाजवादी के साथ गया। हालांकि समाजवादी के साथ जो हिस्सा गया वो छोटा था, लेकिन पूर्वांचल में चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट था उसमें बड़ी तगड़ी सेंध लगी और वो सीधा सीधा शिफ्ट कर गया सपा खेमे में। लेकिन चूंकि बहन जी का टूटा हुआ वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा के पास आया, तो उस वोट ने, जितना भी नॉन मुस्लिम बहन जी का वोट जो टूटा वो सीधा सीधा भाजपा के पास आया। और उस वोट ने जो भाजपा का नुकसान था उससे मिनिमम कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव का वोट सीधा करीब 10% से ज़्यादा बढ़ गया विधानसभा चुनाव में। इवन जब वो बहुमत की सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्हें जितना वोट मिला था उससे ज़्यादा उन्हें 2022 के चुनाव में मिला। किसी चुनाव में विपक्ष को 10% वोट की बढ़ोतरी मिल जाना, ये पूरा चुनाव पलट देने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन 10% वोट बढ़ने के बाद भी समाजवादी पार्टी भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोक नहीं पाई। और इस डैमेज को कंट्रोल करने वाला अगर एक फैक्टर था तो वो था बसपा का टूटा हुआ हिंदू वोट, जो बसपा से अलग हुआ और सीधा सीधा भाजपा के खाते में चला गया। 2022 का अखिलेश का वोट समाजवादी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से और ऊपर जा सकती है, यानी कि 32% वोट से भी ऊपर बढ़ सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या बहन जी जो उनका अब वोट बचा हुआ है करीब 9.5%, उससे नीचे और आ सकती हैं वर्तमान चुनाव में? और अगर बहन जी और नीचे आई तो उनका जो ये बचा हुआ वोट है वो किस तरफ, किस खेमे में शिफ्ट होगा, कहाँ जाएगा? इस सवाल के उत्तर से पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी वो 2019 से पहले तक चतुष्कोणीय थी, 4 कोणों की। बीजेपी भी लगभग अपना बुरे दौर में भी 15% 16% वोट बचाए रख पाई। बसपा के पास एक 25% 20% का वोट हुआ करता था। सपा के पास भी लगभग इतना वोट था और कांग्रेस भी अपना 10 से 12% वोट कांग्रेस भी अपना रखती थी। 2014 चुनाव के बाद कांग्रेस के वोट में गिरावट शुरू हुई, कांग्रेस की सफाई शुरू हुई और कांग्रेस का वोट तीनों खेमों में बंटना शुरू हुआ और धीरे धीरे कांग्रेस सिर्फ 2 सीट की पार्टी रह गई।
यहाँ ये हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस सिर्फ 2 सीट की पार्टी बची रह गई। 2019 चुनाव में जो बसपा और सपा का गठजोड़ हुआ, उसमें क्योंकि वोट शिफ्टिंग पूरी हो नहीं पाई, नतीजा उसका फायदा मिला भाजपा को। जहां भाजपा 50% वोट पर पहुंच गई, वहीं गठबंधन जिसे कायदे से 50% वोट पर पहुंचना चाहिए था, वो उससे कहीं पीछे रह गया। तो जिन सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही थी, ना तो उन्हें पूरा सपाई वोट एक साथ मिल पाया, और ना ही जहां सपा चुनाव लड़ रही थी वहां बसपा वाले खेमे ने सपा की तरफ अपना पूरा वोट दिया, उल्टा वो वोट भाजपा की तरफ चला गया। इसके नतीजे ये निकले कि भाजपा 50% वोट पर पहुंच गई। इस गठजोड़ ने सीधा सीधा भाजपा को फायदा पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ भाजपा को एक अगर भविष्य की दृष्टि से देखें तो भाजपा को एक बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि 4 कोणों वाली जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी, वो सीधी सीधी आमने सामने की हो गई, सीधे मुकाबले में आ गई। और इस सीधे मुकाबले का बड़ा फायदा मिला समाजवादी खेमे। और समाजवादी खेमे को जो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनका 2022 में रहा, ये 2019 में हुए गठजोड़ की ही वजह से हुआ। और अगर वर्तमान चुनाव की मैं बात करूं 2024 की, तो इसमें भी जो वोट मिलने जा रहा है सपाई खेमे को, तो सीधा आमने सामने का मुकाबला है। तो उसकी भी बड़ी वजह 2019 वाला गठजोड़ है। इसके साथ ही गठजोड़ के असफल होने की एक वजह और थी। मैं उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करता हूं, घोस्ट वोटिंग। मतलब ऐसा वोटर जो विपक्ष से खुश नहीं है, सपाई खेमे से खुश नहीं है, और वो उसे वोट देगा नहीं, लेकिन वो भाजपा को भी वोट देना नहीं चाहता। तो नतीजे में वो अपने घर पे बैठता और वोट देने ही नहीं जाता। और इस वोटिंग को अपनाया था 2019 में बड़ी संख्या में मुसलमान। जो मुस्लिम बहुल बूथ थी, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज लो हुआ था, वोटिंग परसेंट गिरा था। मुसलमानों ने गठबंधन को वोट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने भाजपा को भी वोट नहीं दिया था। ठीक यही चीज़ अभी पश्चिम में राजपूत बहुल इलाकों में, राजपूत बहुल गाँवों में देखने को मिली कि जहाँ बड़ी संख्या में राजपूतों ने ये घोस्ट वोटिंग की। उन्होंने भाजपा को वोट देना नहीं था, उन्हें विरोध था, और सपा को उन्होंने दिया नहीं। तो उन्होंने घर पे बैठ के अपना वोट ना देने जाना तय किया। क्योंकि इसके विपरीत 2022 मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ा और सीधा सीधा सपाई खेमे में पड़ा। बसपा की तरफ मुस्लिम वोट नहीं गया। तो पार्टियां ना सही, लेकिन जो भाजपा विरोधी वोटर था वो कम से कम एक झंडे के नीचे आके इकट्ठा हो गया 2022 चुनाव। इसमें यहाँ पे जो वर्तमान चुनाव है और 2022, दोनों में एक फैक्टर और है जैसे कोई मानता नहीं है। शुरुआत में भी मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि एक तो जो नॉन जाटव वोट है वो बसपा से टूट के भाजपा में आया। दूसरा, पूर्वांचल में दिक्कत एक ये हुई है कि सवर्ण वोट का एक अच्छा खासा परसेंटेज भाजपा से टूट के सपा की तरफ गया है। तो उन्हें जहाँ सजातीय प्रत्याशी सीट पे मिलता है वो वहाँ बड़ा इकट्ठा होकर उसे वोट कर देते हैं विपक्ष के खेमे में। बात हम बहन जी पे कर रहे थे, तो ये सच्चाई है कि आज बहन जी अपने सजातीय वोटर के साथ खड़ी हुई हैं सिर्फ। लेकिन ये सजातीय वोट जो है ये खुद में बड़ा मजबूत है और जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा वोटर है। जातिगत तौर पर जो समूह है वोटर के, उनमें ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। सबसे ज़्यादा अगर दलित जनसंख्या की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्र में है। यहाँ करीब 42% दलित जनसंख्या है। और सबसे कम बागपत में है, यहाँ करीब 11% दलित है। ओवरऑल 11% से कम किसी सीट पे है नहीं दलित। और इन दलितों में आधी संख्या वो है जो बहन जी के सजाती वोटर की है लगभग। अगर बहन जी को मिलने वाले मुस्लिम वोट की बात करूं तो इस चुनाव में जिन सीटों पे बहन जी का प्रत्याशी जिताऊ है और मुस्लिम है,
सिर्फ उन्हीं सीटों पर मुस्लिम वोट बहन जी की तरफ झुका। अब तक जो चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव हो चुका है, मैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी बहन जी का मुस्लिम प्रत्याशी है और जिताऊ प्रत्याशी है, सिर्फ उसे ही मुसलमानों ने वोट दिया। जहाँ भले मुस्लिम प्रत्याशी है लेकिन उसकी संभावनाएं नहीं है, तो वहाँ वोट उस तरह से नहीं गया, वहाँ वो सपाई खेमे में गया, जो बहुसंख्य अधिक वोट है वो। अब क्योंकि वोट बड़ा एक मुश्त है और जो वोटिंग परसेंटेज रह रहा है वो जिलों में वो कम है, कुछ नाराजगियाँ टूट फूट भी है, तो एक संभावना ये बन रही है कि शायद जो इंडी गठबंधन वाला खेमा है वो 32% का जो उनका अपना सेट किया हुआ रिकॉर्ड है उससे कुछ ऊपर निकल जाए। अगर इस खेमे का वोट 32 से 2 या 3% बढ़ता है तो उससे सीट संख्या पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ये तय है। लेकिन जब इससे ऊपर अगर गया तो चुनाव वहाँ से पलटना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप देखें तो 2019 में भाजपा के पास 49.98% वोट था। अगर इस वोट में 2 से 3% गिरावट भी होती तो भी भाजपा की सीटों पे कोई विशेष फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन 4% तक की गिरावट भी भाजपा को सीटों का नुकसान नहीं कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि जो 19 के गठबंधन में से बसपा आज अलग खड़ी होकर लड़ रही है। अगर इस गठबंधन में बसपा भी होती तो फिर ये 2% पे भी बहुत बड़ा फर्क डाल देता। तो अभी जो है उस स्थिति में अगर 46% के आसपास भी 45% तक भी वोट भाजपा के पास रहता है तो सीटों की संख्या पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1-2 सीटों से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कहानी 5% वोट उससे ज़्यादा, यानी कि भाजपा का वोट 45% से नीचे आया, तो अगेन मैं कहूँगा फिर नुकसान होना शुरू होगा। और इसी नुकसान में महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी बहन कुमारी मायावती जी की, अगर ये स्थिति आती है तब। अगर मैं आपको बहन जी का जो प्रत्याशी चयन है उस पर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 20 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। आबादी के लिहाज से उनके 15-16 प्रत्याशी बनते हैं। अगर उनकी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए तो उनके 15-16 प्रत्याशी बनते हैं। किसी भी और पार्टी ने, बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। सपा खेमे ने भी बेचारों को 6% टिकट दिए हैं बस। तो बहन जी ने जो टिकट दिए हैं वो उनकी जनसंख्या के लिहाज से भी ज़्यादा दिए हैं। तो 20 मुस्लिम प्रत्याशी बहन जी ने मैदान में उतारे हैं। और मुस्लिम वोट बैंक जैसा ही बदतरीन हाल यादव वोट बैंक का है। उन्हें भी बेचारों को टिकट देना किसी ने जरूरी नहीं समझा। सपा ने अपने परिवार के बाहर एक भी टिकट नहीं दिया, जिनके वो सबसे बड़े वोटर हैं। दूसरे नंबर पर जहां उनका वोट बचा कुचा थोड़ा बहुत चला जाता है, यानी भाजपा, उन्होंने भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक टिकट दी है आजमगढ़ से दिनेश लाल को। लेकिन बहन जी ने यादवों को 5 टिकट दी। शिव प्रसाद यादव जी को मैनपुरी से, महेंद्र सिंह यादव जी को सीतापुर से, जहां अगले चरण में चुनाव होगा, ठाकुर प्रसाद यादव रायबरेली से, लल्लन यादव बलिया से और श्याम सिंह यादव जौनपुर से। श्याम सिंह यादव इसमें से पूर्व सांसद भी थे जौनपुर से, बहन जी के लिए ये सीट जीत चुके हैं। तो 5 यादवों को बहन जी ने मैदान में उतारा। तो एमवाई गठजोड़ के 25 प्रत्याशी मैदान में उतारने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहन जी की रणनीति क्या है। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम इतना बेवकूफ़ है कि उसे ये पता ना हो कि बहन जी ने ये इतने सारे टिकट क्यों दिए। और ऐसे यादव प्रत्याशी भले दिए हैं, लेकिन मैनपुरी में, जौनपुर में या अन्य जगह पर तो यादव वोटर भी जानता है। लेकिन दोनों जगह एक चीज़ है, दोनों प्रत्याशियों पे ये जो 25 कैंडिडेट हैं, इनमें एक चीज़ है कि इनमें से जो जिताऊ प्रत्याशी है, जहाँ ये दिखेगा नहीं कि बहन जी का अपना वोट बल्क में है और प्रत्याशी के पास भी कुछ वोट है, कुल मिला जुला के अगर वो मुकाबले में जा रहा है, 20% 25% वोट से ऊपर निकल रहा है, तो उसे फिर अपने अपने समुदाय, अपनी अपनी जाति का समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जम के मिलेगा। वहाँ बहन जी फिर दोनों के लिए, एनडीए और बीजेपी दोनों के लिए खतरनाक साबित होंगे।
लेकिन जो बड़ी भूमिका बहुत सी सीटों पर दिख रही है वो यही है कि सजाती वोट के अलावा ये प्रत्याशी अगर अपने समुदाय से 50,000 वोट भी ले लेते हैं, सपोज के जैसे बरेली में है या जौनपुर में है, तो यादव प्रत्याशी अगर 50,000 यादव वोट ले लेता है, ऐसी मुस्लिम प्रत्याशी है फिरोजाबाद में है या किसी अन्य जगह, तो वो अपने मुस्लिम समुदाय के 50,000 वोट ले, तो ये चीज़ जो करीबी मुकाबले होंगे, आप ये समझें कि 2019 में 34 सीटों पे हार जीत 5% वोट से नीचे की थी। तो ऐसे में जहाँ पे 34 सीटें 5% से नीचे की हार जीत की थी और जहाँ इस बार भी मुकाबले और करीबी रह पाने की संभावना है, वहाँ 50,000 वोट पूरा खेल पलटेगा। और बहन जी का मूल टारगेट वही, बहन जी जानती हैं कि उन्हें लड़ाई में आने के लिए सपा को मैदान से बाहर करना पड़ेगा, और सपा मैदान से बाहर होने का मतलब ये है कि उससे टूटे वोट बैंक का बड़ा हिस्सा वो होगा जो सीधे बहन जी के चरणों में गिरेगा, तो भाजपा में नहीं आएगा आसानी से। बदतर हालत, सिर्फ 10% वोट हाथ 10% से भी कम वोट हाथ में रह जाने के बाद भी अगर 2022 चुनाव के जो आंकड़े हैं उन्हें एनालाइज मैंने किया तो 16 ऐसी सीट फिर भी थी कि जहां बहन जी इतना वोट ले आईं कि जो किसी भी परिणाम को बदलना छोड़िए उन्हें मुकाबले में खड़ा कर सकता। इतना वोट उनके पास है कि जहां वो सीधे सीधे मुकाबले में आ जाती हैं, और जहां मुकाबले में हैं वहां उन्हें जो भाजपा हराऊ वोट है उसे मिलने की संभावना भी बन जाती है कि वो वोट भी उनके पास आ जाए। तो लगभग एक चीज़ तय है कि बहन जी का जो वोट है वो 10% से नीचे तो नहीं जा रहा है, गिनती उनकी 10% से ऊपर शुरू होगी, और कहाँ कितनी जाएगी ये देखने वाली चीज़ होगी। अब जो 32% से ऊपर जाना तो दूर की बात है इंडी खेमे के लिए, वो तो आगे कितना विरोधी वोट उनकी तरफ शिफ्ट होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे ही बड़ा सवाल है कि 32% के आंकड़े को ये बचा पाएंगे। अब इसके लिए इन्हें 2 चीज़ें चाहिए। पहली तो ये चाहिए कि जो मुस्लिम वोट जिस तरह 2022 में इन्हें एक मुश्त मिला, एक तरफा मिला, एक साथ मिला, उस तरह से 2024 में भी मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा मुझे होता नहीं दिख रहा। सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, कम से कम इन 3 सीट की मुस्लिम बहुल कई बूथों के आंकड़े मेरे पास आए, और अच्छी चीज़ ये है कि वो भाजपाइयों के दिए हुए नहीं थे, उल्टा समाजवादी खेमे, इंडी गठबंधन वाले खेमे के दिए हुए थे, मुस्लिमों के ही। और वो ये संकेत दे रहे हैं कि ठीक ठाक सा वोट भाजपा के खेमे में भी चला गया, और बड़े वोट बैंक जो 19% का है उसका अगर छोटा हिस्सा भी आता है तो वो इधर का उधर पलटने में कामयाब कर देता है आपको चुनाव। मैंने कहा ना कि 34 सीटें 5% से कम पे हार जीत हुई, तो वहाँ इसका छोटा हिस्सा भी बहुत बड़ा कमाल करता है। तो एक चीज़ तो ये है कि मुस्लिम वोट के जो 2022 में स्थिति थी वो 2024 में नहीं है, सेंध है, हल्की है लेकिन है, और ये बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगा 4 जून के बाद। ऐसे ही 2022 में इतिहास का जब से सपा बनी है, मुलायम सिंह जी ने राजनीति शुरू की, उसके बाद पुत्र को सौंपी, तब से लेकर अब तक के यादव वोट का सबसे बड़ा हिस्सा 2022 में अखिलेश यादव को मिला। करीब 86% यादव वोट अखिलेश के खाते में गया। इससे पूर्व में कभी एक मुश्त इतना यादव वोट अखिलेश को नहीं मिला था, समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था। क्या ये चरम स्थिति भी अखिलेश कायम रख पाएंगे? अगेन वही है कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाता है। ऐसे में जो एक 60% यादव है, जो उनका पक्का वोटर है, बंधुआ वोटर है, वो तो उन्हें वोट करेगा, लेकिन उसके ऊपर जो संख्या चढ़ती है, जो ये कहता है चलो अपना सीएम सजाती सीएम बन जाएगा तो उसे जोर लगा देते हैं, एक तो वो संख्या उसमें गिरावट आएगी। दूसरा, शहरी यादव जो है, और उसमें भी खास तौर पे वो जो उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी वगैरह करता है, यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ, उसमें अखिलेश का वोट टूटा है और बड़ा अच्छा खासा टूटा है।
तो वो वोट भी गिरेगा। तो मेरा अनुमान है कि 2024 में अखिलेश 70% से ऊपर नहीं जा पाएंगे ज़्यादा वोट में भी। अब ये 30% जो बचा हुआ है वो पूरा तो भाजपा को नहीं मिलेगा, उसमें से कितना हिस्सा भाजपा की तरफ जाता है ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। बसपा ने 5 यादव कैंडिडेट दिए हैं, वोट तो उन्हें भी मिलेगा, जहाँ है कम से कम वहाँ मिलेगा। तो इस 30% में से एक हिस्सा बसपा को जाएगा और एक हिस्सा भाजपा को आएगा। तो जो 2022 में एकीकृत वोट था, ठीक वो वोट मिलने जा नहीं रहा है 2024 में अखिलेश यादव को, ये भी तय। और यहाँ भी डैमेज करने वाली बहन जी भी हैं। एक भी टिकट अखिलेश ने नहीं दिया, थोड़ा असर इसका भी है, भले 5% का हो लेकिन है। इसके अलावा अखिलेश का जो नेतृत्व क्षमता है वो भी अब धीरे धीरे यादव वोट को चिढ़ाने लगी है। उन्हें ये दिखने लगा है जो बिल्कुल मुलायम की फ़ोटो घरों में लटका के अगरबत्ती लगाने वाला यादव है, वो भी उनकी नेतृत्व क्षमता पर तो अब सवाल उठाने ही लगा है कम से कम। तो एक ये भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो थोड़ा सा अति गरीब तबके का यादव है, जो खुद सफाई गुंडई का शिकार बना, वो बेचारा तो जाकर गुंडई कर नहीं लेता था, जाति का झुंझुना पकड़ के उसने गुंडई झेली है गाँवों में, और उसे इस गवर्नमेंट में बड़े फ़ायदे भी मिले हैं। तो ये भी एक वर्ग नया तैयार हुआ है जो बीजेपी का ना सही लेकिन मोदी का वोट। तो ऐसे में 2022 दोहराने के लिए इन्हें यादव मुस्लिम के अलावा अन्य वर्गों का समर्थन चाहिए ही चाहिए होगा। उसके बिना किसी भी स्थिति में 2022 दोहरा नहीं सकते। अब दिक्कत ये है कि जो 2022 दोहराने के लिए है उसमें भी बहन जी उसे काट छांट रही हैं जगह जगह, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं ना, या दावे किए जा रहे हैं आधी सीट, तो भैया उस लायक आप तब होंगे जब 42 से 43% वोट पे पहुँचें कम से कम, और जो आपको 22 में आपका चरम था उससे भी 10% ज़्यादा वोट चाहिए। और इसकी कहीं दूर दूर तक कोई संभावना उत्तर प्रदेश में तो कम से कम दिख नहीं रही कि ना तो बसपा खेमे से आपके पास वोट आ रहा है, ना भगवा खेमे से इतनी बड़ी टूट है। राजपूत वोट थोड़ा सा नाराज़ है तो वो भी उतना बड़ी संख्या में नहीं टूट रहा है कि ये रिकवर कर दे, आपकी ये संख्या पहुंचा दे। और अदर सवर्ण में भी ऐसी कोई विशेष कहीं टूट दिखाई नहीं दे रही। 22 से कम ही है, 22 में ज़्यादा थी। और वैसे भी इस संख्या को पाने का एक ही तरीका है कि जब जो 4 बड़े जाति वर्ग हैं, जाटव, कुर्मी, राजपूत और ब्राह्मण, इनमें से कोई एक खुल के भाजपा के साथ आए और पूरी तरह से आए। ऐसा नहीं कि थोड़े से नाराज होके आ गए, आधे आ गए, पूरा शिफ्ट हो, वो स्थिति है नहीं। क्योंकि 2019 में अगर बसपा और सपा को मिले वोट का उपयोग करोगे तो करीब 38% वोट मिला था, और इसमें से आप बसपा का कोर वोटर हटा दें तो ये 28% रह जाएगा। और जो संभावना इस समय मुझे दिख रही है वो इसी 28% के आसपास की ज़्यादा दिख रही है कि 2019 में इन्हें मिल पाएगा। तो जहाँ चरम संभावना ये है कि बहन जी अपना वोट गंवा नहीं रही, जो है 22 का, उससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। भाजपा खेमे में बड़ी सेंध दिख नहीं रही, जो 2022 में लगी उतनी ही, उससे ऊपर की संभावना नहीं है। आपका जो अपना कोर वोट है उसमें भी थोड़ी बहुत सेंध है। तो जो ये दावे हैं और मीडिया का फैलाया हुआ हल्ला है, उसका मुझे तो कम से कम ये दिखाई नहीं दे रहा कि ज़मीन पर कहीं कोई असर होने जा रहा है। इसका उलट संभावना ये है कि जो वोट है वो 22 जितना नहीं रहेगा, वो 28 से 30% के बीच में आएगा। और 28 से 30% के बीच में अगर आएगा तो ये तय मानिए कि किसी भी स्थिति में जो विपक्ष ने 2019 में 15 सीटें जीत ली थी उन्हें वापस नहीं बचा पाए। इस बात की संभावनाएं बड़ी ही न्यूनतम है कि वापस दोबारा से वो 15 सीटें विपक्ष जीत सके। इवन उसमें मैं बसपा को मिलने वाली सीटें भी गिन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बसपा सीटें लेने नहीं जा रही है, इस चुनाव में बसपा सीटें ले रही है। क्योंकि आप समझ लीजिए करीब 21-22 सीटें वो हैं जहां आज भी बसपा दूसरे नंबर की पार्टी है वोट के लिहाज से, जहां यादव मुस्लिम से ज़्यादा दलित वोट प्रभावी है, मुकाबले में है। और मुकाबले में है तो दूसरे नंबर पे आएगी या आ सकती है। तो ऐसी सीटें हैं तो बसपा सीटें ले सकती है, 1 लेगी, 2 लेगी, 3 लेगी, वो एक अलग चीज़ है। तो उन सीटों को भी जोड़कर जो 15 सीटें थीं 2019 का प्रदर्शन था,
कम से कम मुझे तो वो दोहराती हुई नहीं नज़र आ रही। और इसके उलट ये भी हो सकता है कि इस वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से हम सोचें तो ये तीनों पार्टियां 10 सीट के अंदर आएँ या इससे भी नीचे आएँ। सपा की जो 7 या 8 ऐसी सीट हैं कि जहां सपा को बेहद मजबूत माना जाता है। सच्चाई ये है कि उन सीटों पे भी जीत के आंकड़े पकड़ना उतना आसान नहीं है सपा के लिए। अगर आजमगढ़ सीट पे दलित वोट शिफ्ट किया बसपा ने और ये संभावना पूरी है तो आसान नहीं होगा मुस्लिम यादव वोट बैंक का अपनी सीट को बचा पाना। वहाँ अगर MY फैक्टर कामयाब रहता है तो उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि बसपा का वोट बसपा को जाता है, भाजपा के खाते में नहीं आता है। तो अगर वहाँ पे स्थिति ये रहती है कि बसपा 1 लाख से कम वोट ले तो ये सीट नहीं बचेगी सपा के पास। क्योंकि बदायूं में चुनाव पे ये मैंने होते हुए देखा है कि बसपा का वोट बड़ी सीधे भाजपा के खेमे में गया और मुस्लिम वोट अच्छा खासा बसपा काटने में कामयाब रही है। वहाँ पे बसपा वो फैक्टर है, बहन जी आज भी इतनी ताकतवर है कि जो इंडी गठबंधन है उसे 30% की जो सीमा रेखा है उससे ऊपर नहीं निकलने दे रही है। और चूंकि बहन जी इन्हें 30 से ऊपर नहीं निकलने दे रही हैं, ये वजह बड़ी है कि जो भगवा खेमा है वो 47-48% वोट पे आराम से टिका हुआ है। इवन 50 पे भी 19 की तरह 50 तक भी जा सकता है। हालांकि मुझे 1-2% गिरावट की उम्मीद है, लेकिन छू 50 भी सकता है। और वोट भले 1 या 2% उत्तर प्रदेश में गिरता दिखाई दे जाए भगवा खेमे, लेकिन जो बसपा ने अपनी एक एंगल सेट किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो अपनी बिसात बहन जी ने बिछाई है, उससे ये तय है कि किसी भी स्थिति में वो 15 सीटें जो 2019 में सपा या विपक्ष ले गया था वो वापस नहीं आ रही। बहन जी तो अपनी 10 सीटें थी उनमें से गंवाएंगी, लेकिन वो ये तय कर रही हैं कि जो वो गंवाएं वो सपा की तरफ ना जाएं, वो जानी ही हैं तो दूसरी तरफ जाएं। क्योंकि बहन जी ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये शायद सपा के लिए आखिरी मौका है। इसके आगे जो 2027 आना है वो बहन जी का होगा, जब बीजेपी को सीधे सामने की लड़ाई बहन जी से लड़नी पड़ेगी। और ये योगी बाबा के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि कम से कम बहन जी सामने अगर होंगी ताकतवर होकर तो जो आपका कानून व्यवस्था वाला सर्वश्रेष्ठ एकमात्र कहूँ तो गलत नहीं है, जिसकी वजह से 2022 जीता गया था, वो प्रभावी नहीं रहेगा। कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दी। तो बहन जी से लड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर सपा खत्म हुई और बहन जी ताल ठोंक के सामने आए। हाथी गन्ने के खेत पर टिका हुआ है, देखने में कमज़ोर ज़रूर लग रहा है, लेकिन बड़ी जल्दी खेत साफ करेगा और साइकिल को कुचल के सीधा भगवा खेमे के आगे आके चिंगाड़ेगा। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान भगवा खेमे को रखना पड़ेगा। राम राम।